हेलो एवरीवन। भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज आपके साथ एक वोकैब का शीट करने आए। मैं चाहती हूं कि आप देखो कम से कम कि वोकैबलरी हम कैसे पढ़ते हैं, उसको किस चीज से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, उस चीज पर ध्यान रखना। हमेशा याद रखना कि वोकैबलरी जब भी करो ना, तो अगर कहीं उसका कोई रूट निकलता है तो रूट से जरूर देख लो, क्योंकि एक रूट से आपको कई वोकैबलरी याद हो सकते हैं। आ जाओ, आज हम जो वोकैबलरी का शीट कर रहे हैं, एक तो स्पोकन का भी नया बैच आया, वो भी देख लेना। इसमें सारा जितने भी पीडीएफ में आपको सबका बैच का लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगा। आ जाओ, सबसे पहला हम आते हैं सुपर सीड में। बेटा याद रखना, जब भी सुपर का मतलब फील करो ना, तो ये फील करो भाई किसी चीज से ऊपर, है ना। क्या चीज का आवाज आ रहा है, देखो कहीं से। सॉरी, ये माइक दूसरा माइक शुरू हो गया था। आ जाओ फटाफट आते हैं, हम लोग किस तरह से वोकैबलरी करेंगे। ये देखो बेटा ध्यान से, सुपर, कोई भी चीज कभी सुपर फील करो ना, तो ये फील करना कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, राइट। तो सुपर का मतलब किसी चीज के ऊपर हो रहा है। दिस मीन्स सुपर सीड का मतलब हुआ कि किसी को हटा के उसकी जगह लेना। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर को सुपरसीड करता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड करता है। सुपर मतलब क्या कहा मैंने, ऊपर होना। सुपरसीड यानी कि वो उसके ऊपर है, इसलिए उसको हटाकर, देखो रिपील है यहां पे सिनोनिम। आप एक और लिख सकते हो, रिवोक। ये सारे इनके सिनोनिम से याद रखिएगा। मेरा वो तो कम से कम शुरू कर दो, मुझे कमेंट्स तो दिखे। चलिए, वॉल्यूम, चलो। रिवोक, रिसेंट एंड सुपरसीड, ये सब सिनोनिम है किसका, निरस्त करके उसकी जगह लेना। जैसे मैंने बताया, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट रिवोक कर सकता है, ठीक है, सुपरसीड कर लेता है। अब आते ही हूं मैं दूसरे वर्ड पे, सुपरसीलियस। बेटा अगर कोई अपने आप को सुपर समझ रहा है ना, तो सुपर समझने वाला क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो ऐसे फील करना कि वो बहुत अपने आप को सुपर समझती है। कहते हैं ना, कई बार आप किसी का पीछा करते हो घमंड में चूर, तो आप कहते हो बहुत अपने आप को सुपर समझती है। तो ऐसे बोलना, वो बहुत अपने आप को सुपरसीलियस समझती है ना। देखो इसका सिनोनिम, हॉटी, एरोगेंट, ऑन हाई हॉर्स, कंसीटेड, swollen headed। ये लोग हाई हेडेड लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। तो चलो लड़कियों के लिए भी एक वोकैबलरी दे दूं, आप लोग भी देख लो। ऑन हाई हॉर्स, जैसे ये लड़के शादी में मेयर के ऊपर, यानी कि मैं कह सकती हूँ फीमेल हॉर्स के ऊपर बैठते हैं, बस उनका दिमाग हो जाता है क्या, एकदम सातवें आसमान पर, है ना। वो अपने आप को सुपर समझने लगते हैं। तो लड़कों के लिए भी देखो एक इडियम आ गया, ऑन हाई हॉर्स, राइट। तो सुपरसीलियस का मतलब हो गया हॉटी, एरोगेंट, ऑन हाई हॉर्स, कंसीटेड एंड स्वोलन हेडेड। बेटा अगर आप कहोगे कि नहीं घमंडी नहीं, उसका एंटोनिम भी बता दो, तो बेटा इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल, डाउन टू अर्थ, है ना। अब पोलाइट भी हो सकता है, लेकिन पोलाइट का फिर एंटोनिम मैं रूड बोलूंगी, तो इसीलिए वो एंटोनिम और वो नहीं ले रहे हैं। और कोई वर्ड है आपके दिमाग में तो बताइए। क्लियर। चलिए ध्यान से देखना बेटा, मैं जो कराती हूँ एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कराती हूँ। इस बार मेंस में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मैं अपने पीडीएफ खोल के दिखा दूंगी कहां से वोकैबलरी आया है। जिस दिन में मैं कराऊंगी उसको उस दिन। एंड थ्रो वर्ड जहां दिखे समझ जाना यो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। बेटा यहां पे कोई रूट नहीं था,
तो मैंने आपको ऐसे सिखाया कि अपने आप को बहुत सुपर समझता है, सुपर सीरियस है, ठीक है ना। अच्छा, मॉडेस्ट, यस मोहम्मद, ये मिला, छूट गया था, यस मॉडेस्ट भी लगा सकते हो आप इसके एंटोनिम में, आपने कई बार कराया हुआ है मॉडेस्ट। एंथ्रो रूट है वाकई, यहां तो मैंने कहा फील करो, अपने आप को सुपर समझती है, सुपर सीरियस है। यहां पे मैं कह रही हूं एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब हो गया बेटा मैन, ठीक है। और पॉइड का मतलब जहां पर भी पैर है, समझ आना वो पॉइड है। जब इंसानों के पैर जैसे जिनके पैर होते हैं, यानी हम दो पैर पे खड़े होते हैं ना, चिंपैंजी भी दो पैर में खड़े होते हैं, यानी कि जितने हायर प्राइमेट्स है ना, जितने भी हायर, जैसे चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला हो गया, वो सब आएंगे इसमें एंथ्रोपॉइड में, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वन मानुस कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लियरली आप पढ़ो, किसी का सिनोनिम अगर पता हो तो डिस्कस करो, अभी ज्यादा डिस्कशन आपस में मत किया करो, इससे क्या होता है, सबका कंसंट्रेशन भंग होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। बेटा एंथ्रो इज, एंथ्रोपो हो गया आपका क्या, मैन, और जब भी लॉजी देखोगे तो समझ आना स्टडी, यानी मानव शास्त्र। बेटा इंसानों की पढ़ाई एंथ्रोपोलॉजी में आएगा, मानव शास्त्र इसमें कहते हैं, ये क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई कहां से शुरू हुआ, आप पढ़े होगे ना, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था, निंदरथल मैन, है ना, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैन पढ़े थे, नहीं तो वो क्या था, वो हमारे किस तरह से उत्पत्ति हुआ, किस तरह से जो मॉडर्न मैन है वो बना, वो पूरा कंप्लीट एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड में आओ, एम्बीडेक्स्ट्रस। बेटा एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर का मतलब होता है, याद रखना, स्किल्ड, यानी राइट हैंड से बना हुआ वर्ड था ये राइट हैंड से बना हुआ वर्ड था, ठीक है। जैसे डेक्स्टरस भी एक आपके शीट में आया है, सेकेंड या फर्स्ट शीट में है, तो उसमें डेक्स्टरस का मतलब राइट हैंड है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हो। अब आप कहोगे मैम दोनों हाथ राइट हैंड कैसे हो सकता है, बेटा इसका मतलब है कि दोनों हाथों से वो लिख सकता है, दोनों हाथों से इक्वली अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस हुआ वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज, आसानी से दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। बेटा मेरा क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो नरेश सिर्फ एक लोड हुआ होगा, आज लोड इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आज छुट्टी यहाँ पे, ठीक है। केबी टाइम्स, बेटा केडी लाइव के थ्रू आप ले लोगे डिजिटल बोर्ड, तो आपका जीएसटी कैसे बच जाएगा बेटा जीएसटी कैसे बचेगा, जीएसटी तो पे करना ही पड़ता है, हाँ। नेक्स्ट आओ, एम्बियंस। बेटा एम्बियंस क्या होता है, एम्बी का मतलब बोथ, लेकिन यहाँ पे एम्बियंस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे रूट लगा सकते हो, इसलिए मैंने कहा एम्बी का मतलब बोथ है, लेकिन एम्बियंस में बोथ नहीं है। एम्बियंस जैसे कि मान लो मैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, वहां हा हा ही लोग कर रहे हैं, यहाँ पे किटी पार्टी चल रहा है, मैं कहूँ कि यहाँ के एम्बियंस मुझे पसंद नहीं आया। कहीं रेस्टोरेंट में गए या कहीं पर गई हूं मैं, वहां पे किसी कॉफी शॉप में गई, वहां पे बहुत पोलाइट तरीके से सब बैठ के अपना अपना बात कर रहे हैं और बहुत लाइट म्यूजिक चल रहा है, मैं कहूंगी यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। सो व्हाट इज एम्बियंस, द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एनी प्लेस। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब, अब मान लो मैं कहीं पर गई हूँ और रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल को एम्बियंस कह रही हूँ, उस कॉफी शॉप के अंदर का माहौल का एम्बियंस कह रही हूं, बाहर का नहीं, यानी इमीडिएट सराउंडिंग। देखो अ फीलिंग और मूड एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी एटमॉस्फेयर, वहां का सराउंडिंग। आप एम्बियंस का मतलब समझ जाओ, इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। यहां पे फिर से एम्बी का मतलब बोथ हो गया, हर जगह नहीं लेकिन यहां पर है। एम्बिगुअस, बेटा एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जब जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, कोई भी नेता कोई भाषण में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि लोग कहते हैं यार क्या बोल दिया, है ना, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा ऐसा मीनिंग नहीं था, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तो वो एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर उनको खुद नहीं समझ में आता कि यार मैंने बोलना कुछ और चाहा
यहाँ पे मीनिंग कुछ और निकल रहा है, लोग कुछ और सोच ले रहे हैं। तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं हैविंग एटलीस्ट टू मीनिंग्स, है ना, जो दो अर्थ वाले होते हैं, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिगुअस का सिनोनिम है इक्विवोकल, क्योंकि वो कल अगर अलग से लोगे इसका मतलब होता है आवाज, है ना, आपका यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, तो उससे क्या होता है, आपकी बातें निकलती है, आवाज निकलता है। तो अगर मैं कह सकती हूं बात या आवाज, तो इक्वी से बना है इक्वल से, यानी बराबर, और वोकल मतलब बात। तो इक्विवोकल का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। इक्वली इस तरफ से सोचो तो आपको ये मीनिंग लगेगा, इस तरफ से सोचो तो ये मीनिंग लगेगा, है ना। तो इक्विवोकल क्या होता है, बात या आवाज कह सकते हो, यानी एम्बिगुअस का सिनोनिम हो गया। अगर आप कहोगे नहीं मैम बिल्कुल एकदम सटीक बात करता हूं मैं ऐसा बात करता ही नहीं हूं जिसके दो अर्थ निकल जाए, तो बेटा इसका एंटोनिम हो जाएगा यूनिवोकल, ठीक है, प्रिसाइज, यानी एकदम सटीक। यूनि मतलब एक होता है, याद रखना, यूनि का मतलब एक होता है। बेटा पंजाब का कोई भी एग्जाम देना हो, आपको एग्जाम में जो मैं करा रही हूं सफिशिएंट है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बेटा तो आप कंपल्सरी इंग्लिश लेना। स्पोकन यूट्यूब पर बेटा आज क्लास था, लेकिन उसी समय हमारा यहाँ पे नेट वगैरह पता नहीं क्या हो गया, मैं आ चुकी थी क्लास में लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया। वो स्पोकन का क्लास कल होगा, सेम टाइम 8:30 बजे। सो एम्बी का मतलब बोथ हो गया, तो एम्बिगुअस का मतलब हो गया जिसके दो मीनिंग निकल जाते हैं। सिनोनिम हो गया इक्विवोकल, और एंटोनिम हो गया यूनिवोकल। यूनि मतलब होता है एक, जब भी यूनि कहोगे तो एक होगा, है ना, यूनिवोकल एंड प्रिसाइज एंटोनिम। नेक्स्ट आओ एम्बिवेलेंट। बेटा एम्बी अगेन इसका मतलब बोथ, और वेल जो होते हैं ना ये फीलिंग से रिलेटेड होता है। याद रखना दो वर्ड, वो VOL होगा तो इच्छा होता है, VAL होगा तो फीलिंग होता है। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है जब आप दो डिफरेंट फीलिंग्स आप शो कर रहे हो, है ना। अब अगर आप जब कॉलेज छोड़ते हो, स्कूल छोड़ते हो, यू फील एम्बिवेलेंट। क्यों? उस समय आपको दुख भी होता है कि पुराने साथी छूट रहे हैं, खुशी भी होती है कि यार आप कॉलेज जाएंगे, तरह तरह के ड्रेसेस पहनेंगे, है ना, इस तरह के आपके स्कूल के या स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो नहीं रहेगा, फ्रीडम मिलेगा। तो आप एक्साइटेड भी होते हो, खुश भी होते हो, और आप दुखी भी होते हो। उस समय आपके मिक्स्ड फीलिंग्स आते हैं, जैसे लड़कियां जब शादी करती हैं, एक एक्साइटमेंट भी होता है और एक डर भी होता है। तो ये क्या है, ये सब है एम्बिवेलेंट। देखो दे फील एम्बिवेलेंट। बताओ समझ में आया? बेटा कॉम्बो को अगर लाइव को कॉम्बो करवाना है तो आप मेल कर दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। अब आओ नेक्स्ट, इक्विडिस्टेंट। बेटा इक्वी इक्वल से बना है ना, ये हो गया अगेन बोथ। अब हम अगर कहें कि इसका मतलब इक्वल भी तो है, यस ये रूट है इक्वल का। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर के दूरी पर। भाई आपका घर ऑफिस से कितना दूर है, और यहां पर जो आप जिस स्टूडियो में पढ़ा रहे हो वहां से कितना दूर है, मैं कहूंगी इक्विडिस्टेंट। यानी कि उतना ही दूर मेरा घर भी है अपने स्टूडियो से जितना दूर मेरा ऑफिस है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्वानिमिटी, बेटा आप जब इक्वानिमिटी रखते हो ना तो दिमाग एकदम एक लेवल पे रखते हो, यानी कि अब बहुत भावना शो नहीं करते हो, ठीक है ना। उस समय आप इमोशंस को काम रखते हो, जिसमें प्रॉब्लम्स और प्रेशर से डील कर रहे होते हो। मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया था, मैं यहां पे उसी को रिपीट कर देती हूं। वो मैंने एग्जांपल दिया था संजय गांधी के डेथ पर। जब संजय गांधी का डेथ हुआ था उस समय का एक फोटो आप देखोगे, आपको नेट में भी मिल जाएगा, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जैसे माए एकदम दहाड़े मार मार के रोती वैसे नहीं रो रही थी, और उन्होंने बहुत मोटा काला चश्मा पहन रखा था और बहुत ही शांत थी।
तो लोगों को लग भी रहा था कि माँ होके इमोशंस नहीं शो कर रही है। बेटा वो माँ ही नहीं थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी। और प्रधानमंत्री अगर दहाड़े मार के रोएगा या आंसू से रोएगा तो बाकी उस समय क्या था ना, उस समय इसे कमजोरी माना जाता था। हमारे समय में रोना कमजोरी माना जाता था, आपके समय में शायद ये भावनाएं व्यक्त करने का तरीका है, जो मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप भावनाएं अपनी व्यक्त कर सकते हो और रोकर और अपनी इमोशंस को से हल्का हो जाते। वरना पहले क्या होता था, लोग रोते नहीं थे, बाद में हार्ट अटैक होता था, राइट। तो इसीलिए वो बिल्कुल, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थी, वो अपनी इमोशंस को शो नहीं कर सकती थी। तो वहां पे उसका जो बिहेवियर था, यू कुड सी दैट इक्वानिमिटी। उसी तरह से बुश जिस समय एक स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, उसके कान में आके उनका जो स्टाफ था उन्होंने बताया था कि ट्विन टावर पे हमला हो गया। तो वो वहां पे जो टीचर से बात कर रहे थे, उन्होंने पूरा डिस्कशन खत्म करके वो बाहर निकले थे। यानी कि उछलते कूदते हड़बड़ा के डर के ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वो सब नहीं करते वो लोग। क्योंकि उनको एक दिखाना पड़ता है, क्या, एक पॉइज, मतलब एक शांत चित्त दिखाना पड़ता है। वही है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का सिनोनिम यहाँ पे होगा जैसे इक्विपॉइज, वहां पे खाली पॉइज वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आओ, इक्विलिब्रियम। बेटा अगेन इक्वल है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ स्टेबिलिटी, यानी इक्वल बैलेंस बना के। तो देखो आप इक्विलिब्रियम का सिनोनिम लिख सकते हो, बैलेंस और स्टेबिलिटी। और यहां सब जगह पे इक्वी ये सब का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, बराबर, बोथ ये होता है। इक्वेट, इक्वल करना इज इक्वेट। अगर मैं कहूं कि भाई इन दोनों के बीच में तुलना मत करो, है ना। अगर मैं कहूं कि भाई माँ का प्यार और वाइफ का प्यार, इन दोनों के बीच में आप तुलना मत करो। यू कैन नॉट इक्वेट मदर्स लव, इक्वेट बेटा वर्ब है, इक्वेट मदर्स लव विथ योर वाइफ्स लव, है ना, क्योंकि दोनों का अलग लेवल का फीलिंग है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाइफ के प्यार और माँ के प्यार के बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, तुलना करने लगते हैं। फिर कहते हैं नहीं मेरी माँ की तरह तुम नहीं मुझे प्यार कर सकती। भाई दोनों का अलग अलग प्यार होता है, प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं, आप उनके बराबर तुलना करने में मत रहो। सो यू कैन नॉट इक्वेट टू से और थिंक दैट टू थिंग्स आर इक्वल और द सेम। देखो देन आओ एक्विपॉइज। बेटा एक्वी का मतलब अगेन इक्वल, और पॉइज का मतलब हो गया पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि अगेन इक्विलिब्रियम, देखो सेम, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, एंड एक्विपॉइज इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बस वही। नेक्स्ट आओ एक्विवोकल, मैं बता चुकी हूं, इसका एंटोनिम मैंने यूनिवोकल बता दिया था एम्बिगुअस में, याद है ना, क्लियर। बता कोई प्रॉब्लम। 47 बैच का हूं है क्या बेटा, 47 बैच का वोकैबुलरी भी मैं ऐसे ही करवा देती हूँ, ठीक है बेटा। सही बात है, हस्बैंड भी पापा जैसे नहीं होते, राइट। तो अगेन जो आपने कहा मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है, पापा इज द फर्स्ट लव ऑफ एवरी गर्ल एंड मम्मी इज द फर्स्ट लव ऑफ एवरी बॉय। शादी के बाद अपनी वाइफ को आप कंपेयर करते हो अपनी मदर से, और अपने हस्बैंड को कंपेयर करने लगते हो अपने पापा से कि तुम पापा जैसे नहीं हो, है ना। तो बात क्या है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दोनों से आपका रिलेशन डिफरेंट है, बैलेंस बनाओ। और ये बैलेंस जब नहीं बना पाते ना बेटा तो रिश्ते टूटते हैं। ये बैलेंस बहुत बार ऐसा होता है कि एक बंदा बनाने की कोशिश करता रहता है, दूसरा बंदा अलग ही मूड में होता है। चलो यूनिक, यूनी मतलब एक, अपने जैसा सिर्फ एक, इसका मतलब भाई बिल्कुल यूनिक फीचर है इसका, यानी कि सिर्फ इसी में और किसी में नहीं है। तो यूनिक का मतलब हो गया अनयूजुअल, वन ऑफ इट्स काइंड। मैंने आपको बताया था यूनिक मतलब एक होता है ना। अब यूनिक का उल्टा क्या होगा भाई, कॉमन होगा, जो हर जगह मिले आपको, है ना। इसी का एंटोनिम एक और है
डाइम अ डजन, डाइम अ डजन का मतलब हो गया 1 दर्जन मिल जाएंगे आपको एक डाइम में। डाइम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पैसे का, इंडिया में नहीं, ठीक है ना। तो डाइम, एक डाइम में आपको दर्जनों मिल जाएगा, इतना कॉमन, ठीक है। अब यूनिक का अगर आप बोलोगे मैम ईडियम की तरह ही हमें इसका सिनोनिम बता दो, तो एक है 1 इन अ मिलियन, लाखों में एक, है ना। मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख में एक। तो फिर इसीलिए यूनिक का मतलब हो गया अपने जैसा सिर्फ एक, और कॉमन एकदम बहुत ज्यादा आम जिसको कहोगे। अब आओ नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आने से पहले कुछ वोकैबुलरीज ऐसे आपको मिलेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होंगे। बेटा कुछ होंगे जिसके मैं सिनोनिम एंटोनिम करा सकती हूँ, कुछ होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, मैंने कहा था ना एम्बीडेक्स्ट्रस का सिनोनिम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वन वर्ड है। Who can write with both the hands? आप तब बोलोगे जब आपको पता ही नहीं है कि एम्बीडेक्स्ट्रस नाम का कोई वर्ड है। अब आती हूं अगेन, मैं आती हूं वन वर्ड में, फेबल एंड पैराबल। फेबल एंड पैराबल दोनों होते हैं नैतिक कहानी, मॉरल स्टोरीज होते हैं, दोनों मॉरल स्टोरीज होते हैं। लेकिन जब आप कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ते हो, या आप फॉक्स एंड द ग्रेप्स पढ़े हो, है ना, या फिर आप बंदर और मगरमच्छ की कहानी पढ़े हो, तो ये सब कहानी में जो पात्र थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो एनिमल्स थे। जो एनिमल कैरेक्टर्स वाले स्टोरीज होते हैं ना, वो कहलाते हैं फेबल, और जो ऐसे ही मॉरल स्टोरीज है वो कहलाते हैं पैराबल। देखो, शॉर्ट स्टोरी दैट टीचर्स अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन। सो फेबल एंड पैराबल दोनों में समानता क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों मॉरल स्टोरी है, और दोनों में विभिन्नता क्या है? तो फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट आओ रेटोरिक। रेटोरिक में बेटा एच यहां पे साइलेंट है। रेटोरिक होते हैं, आप कभी देखोगे रेटोरिक होते हैं हमारे कई नेता, है ना, वो स्पीच देंगे और ऐसे स्पीच देंगे कि क्या मस्त स्पीच देंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, ऐसे ऐसे दावे करेंगे, ऐसे ऐसे वादे करेंगे, लगेगा बस यही तो है जो मेरा बेड़ा पार करा सकता है ना। लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि इतने दावे कर दिए हमने, इतने वादे कर दिए जो कि करना मुश्किल है। लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड, ऐसी भाषा जिसका मकसद है टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों पर असर करना, है ना, उस पर अपना छाप छोड़ना, एंड दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, यानी तर्क विहीन है वो, तार्किक मतलब कॉमन आदमी जो कॉमन सेंस वाला वो भी कह देगा यार इतने बड़े बड़े फेंक दिया ये पूरा तो कर नहीं सकता, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? रुखसार, बात क्या है ना बेटा, मेरे सामने का जो स्क्रीन है उसमें पता नहीं क्यों बहुत तेज आवाज गूंजने लगी, तो वो सारा स्क्रीन बंद है, तो इसीलिए आज मैं बस अपने मोबाइल पे ही कमेंट्स देख पा रही हूं। राइट, मेरे पास 2 स्क्रीन है, दोनों को फटाफट इसने बंद कर दिया, दोनों से तेज आवाज आने लगी, मतलब जो मैं पढ़ा रही थी वही गूंजने लगा था। अब आओ नेक्स्ट, हैरिंग। बेटा आपने कभी हिटलर का स्पीच सुना है? देखोगे वो एकदम फोर्सफुल तरीके से गुस्से में मार के बोलता था, ऐसा गुस्सा दिखाता था जैसे कि बाप रे ज्यूस ने क्या कर रखा है, सब मतलब निकलते ही ज्यूस को काटना मारना शुरू कर दे, है ना। तो वो एक तरह का फोर्सफुल और एंग्री स्पीच होता था, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, किसी ने उसके साथ बहुत ही इनजस्टिस किया है और वो एकदम गुस्से में भाषण देते थे, वो हैरिंग होता था। और फोर्सफुल और एंग्री स्पीच देख लो। सो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नीचे जो है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख रहे हो ईशान मलिक, भैया काहे को एग्जाम्पल लिखते हो? एमपी में वैकेंसी कब से स्टार्ट होगी? बेटा एमपी में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो जो सरकार आएगी अब उसी से पूछना, हम लोग से क्या पूछते हो? बेटा मेडन स्पीच फर्स्ट स्पीच होता है,
यहाँ पे मेडन स्पीच तुम्हें याद आ गया, यानी कि स्पीच से रिलेटेड सारे वर्ड चाहिए क्या यहाँ पे? हाँ विनीत, मेडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट आओ, एपजी। एपजी मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। एपजी हाईएस्ट पॉइंट, नाडिर लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला होता है लोएस्ट पॉइंट। एपजी इज सिनोनिम, देखो एक्मी, पिनकल, जेनिथ, समिट। अगर आप इसको नाउन में नहीं लिखकर अगर आप कहोगे मैम एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, तो बेटा एडजेक्टिव में फिर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एडजेक्टिव में ले लें तो एडजेक्टिव में हो गया सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, टॉप मोस्ट, पैरामाउंट, ठीक है, एपेक्स, अगर हम एडजेक्टिव में देखेंगे तो। और एंटोनिम इसका क्या होगा? इन सब का एंटोनिम होगा लोएस्ट पॉइंट यानी कि नाडिर, बॉटम मोस्ट, ठीक है ना? क्लियर? फुट कह सकते हो, जेनिथ का मतलब हो गया टॉप, तो फुट ऑफ द माउंटेन यानी कि एकदम जो सबसे निचला स्तर है, बॉटम है ना, फुट एंड बॉटम, ये एंटोनिम हो गया। क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम? एपेक्स, वेरी गुड। देखो सब सिनोनिम दे रहे हैं मुझे, सुप्रीम, टॉप, तुलसी ने दिया है टॉप मोस्ट, फिर तुलसी ने भी बाकी सारा सिनोनिम दे दिया, एंटोनिम भी उसने दे दिया, बॉटम, बेस, वेरी गुड। आप फुट कहो या बेस कहो। ठीक है, नेक्स्ट आए एम्बल। बेटा जहां पर भी एम्बल वर्ड देखो ना, समझ जाना टहलने की बात है। इसीलिए सोमना का मतलब होता है स्लीप और एम्बल का मतलब होता है टहलना। एम्बल का मतलब हो गया आराम आराम से टहलना, इसका सिनोनिम स्ट्रॉल है। ठीक है ना, इसका सिनोनिम देखो स्ट्रॉल है। अगर आप इसका एंटोनिम पूछोगे तो ब्रिस्क वॉकिंग हो जाएगा, हरी हो जाएगा। ठीक है, सोमनैम्बुलिस्ट, एम्बल का मतलब टहलना, सिनोनिम स्ट्रॉल। अब आओ सोमनैम्बुलिस्ट, सोमना मतलब होता है स्लीप, एम्बल मतलब टहलना, या जो नींद में चलता है वो सोमनैम्बुलिस्ट है। सोमना और एम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट क्या हुआ? नींद में चलने वाला, और नींद में बोलने वाला इज सोमनीलोक्विस्ट, याद रखना। ठीक है, नींद में चलने वाला सोमनैम्बुलिस्ट और नींद में बोलने वाला सोमना मतलब होता है स्लीप, और लोकुआ मतलब होता है बोलना। लोकुआ देखते हो डायलॉग है ना, और लोक्वाशियस, तो ये सब क्या, ये सब वर्ड बताता है बोलने से रिलेटेड। तो लोकुआ, सोमनीलोक्विस्ट, ये होते हैं नींद में बोलने वाले, वन हु टॉक्स इन स्लीप। और सोमनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला सोमनैम्बुलिस्ट और नींद में बोलने वाला सोमनीलोक्विस्ट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आओ इनसोम्निया। बेटा इन वर्ड कहीं पर भी आए ना, वो उसको नेगेटिव बना देता है, और सोमना मतलब स्लीप होता है। इनसोम्निया इज जब आपको नींद नहीं आए ना, वो इनसोम्निया हो जाता है, वो बीमारी। ठीक है ना, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इट इज अ डिजीज when you are not able to sleep, insomnia। और दोपहर में या कभी आप झपकी लेते हो ना, उसको कहते हैं 40 विंग्स। देखो ये सारे के सारे, ये जानते हो क्या, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। 40 विंग्स ये हो गए झपकी। देखो शॉर्ट स्लीप,
नैप और कैट नैप भी कहते हैं। कैट नैप का मतलब समझते हो, जैसे कैट्स को देखोगे बहुत हल्का सा झपकी लेगा, जरा सी आवाज हुई तुरंत उठ के दौड़ने लगता है ना, इसीलिए कैट से रिलेटेड किया गया है। 40 विंग्स इज विंक का, ऐसे एक्चुअल खाली विंग का मतलब होता है आंख मारना, WINK, विंक का मतलब आंख मारना। 40 विंग्स होता है अ शॉर्ट स्लीप यानी कि झपकी। एरिया में एक एक वर्ड नहीं देखा जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, अगेन मैंने कहा कि जहां पर भी एम्बल वर्ड आएगा समझ आना, टहलना, है ना, राइट। अब आओ देखो ध्यान से, एम्बुलेंट होता है जब कोई व्यक्ति चलने फिरने की हालत में है। अगर मैं कहूं कि भाई उसकी मां बेड रिडन है, एम्बुलेंट भी नहीं है, यानी एम्बुलेंट का उल्टा क्या हुआ, बेड रिडन। कई बार कहते हैं ना कन्फाइंड टू बेड, यानी कन्फाइंड का मतलब होता है कैद, यानी बेड में कैद होना, कन्फाइंड। कन्फाइंड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, रिप्यूडिएट, जब आप किसी बात की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, भाई ये झूठ है, मैंने ये चोरी नहीं की, तो रिप्यूडिएट कर रहे हो यानी कि डिनाई कर रहे हो। डिनाई करने का मतलब हुआ रिफ्यूट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। ऐसे याद रखो ना, रिप्यूडिएट, डिनाई, रिफ्यूट, इसका मतलब होता है कि मैंने ये काम नहीं किया है। और अगर उसने गुनाह स्वीकार कर ली तो एडमिट करता है, और गुनाह स्वीकार कर ली तो बेटा कन्फेस होगा। वो मान गया कि मैंने किया, वो एडमिट किया, और गुनाह स्वीकार कर लिया तो कन्फेस किया। इनकार कर दिया मैंने नहीं किया है, डिनाई, रिप्यूडिएट, ठीक है। देखो क्लियर, देखो, खंडन करना, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, रिप्यूडिएट। इनडेलिबल, बेटा इनडेलिबल में आप DEL पर ध्यान दो बस, और आपको याद रहेगा कि DEL का की हम देखते हैं, है ना, हालांकि रूट नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, सिर्फ DEL पर ध्यान दो। डिलीट का बटन याद है ना, की होता है ना डिलीट का। भाई ऐसी बात जो हम डिलीट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ से, अपने मेमोरी से, है ना, वो इनडेलिबल है। जिस चीज को आप भूल नहीं सकते हो, डिलीट नहीं मार पा रहे हो, इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, जिस चीज को भूलना चाहते हो वही इनडेलिबल बन जाता है। जिस जिंदगी के जिस पार्ट को आप चाहते हो कि मुझे याद ना रहे, वही इनडेलिबल हो जाता है। इससे मैंने क्या कहा, रूट इसका कोई नहीं है, लेकिन DEL से आप डिलीट से याद रखिए, इनडेलिबल जिसको हम डिलीट नहीं कर पा रहे। एमोरस, बेटा एमी से आप बहुत सारे वर्ड किसी और शीट में करोगे। एमी रूट का मतलब होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंड या फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड है। जैसे एमिटी का मतलब फ्रेंडशिप होता है, एमिएबल, एमिकेबल का मतलब होता है कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, ठीक है, जीनियल, एफेबल, ये सब वहां करोगे जहां पे एक और बार हम एमिटी की डिस्कशन करेंगे। यहां मैं नेगेटिव वर्ड लगा रही हूं, एमोरस, यानी कि फ्रेंडशिप तो दिखा रहे हो लेकिन आपके इरादे मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे, सेक्सुअल सी फीलिंग आ रही है आपके आंखों से, आपके देखने के तरीके से, आपके टच से, तो मैं एमोरस टच या एमोरस लुक नहीं अच्छा लगता है। एमोरस, एमोरस इज रिलेटेड टू शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन और लव, यानी आप फ्रेंडली तो हो रहे हो लेकिन गलत तरीके से, गलत इरादे से। ये एमोरस एडजेक्टिव है। एमोरस लुक कहा मैंने, देखने का गलत तरीका। एमोरस टच कहा, यानी कि फ्रेंडली तो हो रहे हो बट सेक्सुअली। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं एपिटाफ। याद रखना बेटा, ये जो एपी वर्ड है ना, ये किसी भी चीज के ऊपर के लिए आता है। एपी, ऊपर, जैसे एपिडर्मिस, सबसे ऊपर का हमारा जो स्किन है वो एपिडर्मिस है। एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब स्किन होता है। अब यहां पे एपिटाफ क्या है, किसी भी कब्र के ऊपर जो स्टोन होता है उसमें जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो उसके एपिटाफ होते हैं। जनरली नाम होगा, कौन था, कब मरा, कब पैदा हुआ, ये सब रहते हैं। तो कब्र के
ऊपर खुदे हुए शब्द जो होते हैं वो एपिटैफ होते हैं, समथिंग रिटन और सेड इन द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन और ऑन हिज टूम। टूम का मतलब होता है बेटा कब्र, याद रखना, इसको कहते हैं टूम, टॉम नहीं, ठीक है, टूम। क्लियर? देखो, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ये सब वन वर्ड हम आगे हैं, देखो सारे वन वर्ड ये लगभग, कुछ कुछ का सिनोनिम बनाने की कोशिश मैं कर रही हूं। अब आते हैं ईडियम में एक स्वैन सॉन्ग। बेटा स्वैन सॉन्ग आपने देखा था सचिन का, बहुत ग्रैंड हुआ था, है ना, लेकिन धोनी का ऐसा कोई स्वैन सॉन्ग नहीं हुआ था। अब आप कहोगे स्वैन सॉन्ग क्या है? बेटा वो लास्ट परफॉर्मेंस है, द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ पीस ऑफ वर्क बाय एन एक्टर, एथलीट, राइटर। वो कहता है कि भाई मैं ये आखिरी है जो मैं मैच खेल रहा हूं, वो उसका स्वैन सॉन्ग होगा। स्वैन वर्ड बना है वही जो कह सकते हैं स्वान कहते हैं उसको ना, स्वान कहते हैं। तो स्वान जो होते हैं ना वो पंछी होते हैं, और ये जो पंछी होते हैं वो कहते हैं कि जब वो मरने लगते हैं तो वो बहुत पीड़ा में, जब दर्द में करारते हैं तो एक सॉन्ग टाइप का आवाज निकलता है जो कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वॉन याद रखना, वो स्वॉन का ही जो सॉन्ग होता है, मानते हैं कि जो फाइनल परफॉर्मेंस होता है वो। हालांकि ईडियम जब बनाते हैं ना तो हम एक एक वर्ड में नहीं जाते, ठीक है, समझ में आ गया? सो स्वॉन से रिलेटेड वर्ड आया ये, वो पंछी से रिलेटेड वर्ड है। प्लेजियरिज्म, बेटा प्लेजियरिज्म इज, कह सकती हूं बहुत ही गंदा सा क्राइम है ऑथर्स के नजर में। जब भी आप कोई लिटरेचर में किसी भी ऑथर की बात करोगे, अगर उसने कहीं से भी कुछ कॉपी एंड पेस्ट मारा है ना और पकड़ा गया है तो उसकी बड़ी गंदी बेइज्जती होती है और लोग उसको पसंद नहीं करते, कहते ये तो कॉपी कैट है, राइट? याद रखना हमारे फील्ड में तो मेरी किताब का तो प्लेजरिज्म इतने गंदे तरीके से होता है कि क्या करूं मैं। लेकिन प्लेजरिज्म का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन विदाउट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन। उस पायरेसी, मेरा तो प्लेजरिज्म भी नहीं होता, मेरा तो सीधा सीधा पायरेसी होता है, बुक ही छाप के रख देते हैं लोग। सो प्लेजरिज्म होता है जब आप किसी की आइडियाज या किसी के लिखे हुए शब्द या कुछ कॉपी करके किसी और में डाल दिए और अपना बना के बेचने लगे। बाद में पता चलता है भाई कहीं और से उठाया हुआ है, तो फिर वो कॉपीराइट का केस करता है, राइट? हेल्सियन डेज, बेटा प्लेजरिज्म का मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ कॉपिंग समवन्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू हिम। स्वॉन क्या है? एक पंछी है, लेकिन यहां पे स्वॉन का सॉन्ग है, वो क्या है बेटा? यहां मतलब आखिरी परफॉर्मेंस है। हेल्सियन डेज क्या है? तो यहां पे सुनना बेटा, हेल्सियन एक तरह का पंछी है, इमेजिनरी बर्ड है, जो हमारे सेलर्स है ना, सेलर्स जब जाते हैं अपने शिप में और काफी काफी दिनों तक वो समुद्र में रहते थे पहले भी, तो वो मानते थे कि जिस समय एकदम शांत होता था ना समुद्र, तो कहते थे कि भाई अभी हेल्सियन ने बच्चे दिए, अंडे दिए हुए हैं, तो जो सी है ज्यादा हिचकोले इसलिए नहीं ले रहा है, ज्यादा वेव्स इसलिए नहीं उठ रहा कि कहीं वो अंडे ना फूट जाए। तो वो मानते थे कि हेल्सियन जब अंडा देते हैं तो समुद्र देवता जो है वो कम हिलता डुलता है ताकि अंडे फूट ना जाए, तो ये मानते थे। तो उन्हीं से बना हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मतलब पीसफुल डेज, जनरली ऑफ पास्ट। इसलिए कई बार होता है ना बुढ़ापे में आप देखोगे कुछ लोग अपने हेल्सियन डेज याद करके बड़े खुश हो रहे होते हैं, यानी पीसफुल हैप्पी डेज ऑफ पास्ट। हार्ट एंड सोल, बेटा देखो यहां पे ये एडजेक्टिव है, आई विल वर्क हार्ट एंड सोल, इसका मतलब है दिल से आत्मा से मैं काम करूंगी, इसका मतलब है होल हार्टेडली। देखो हार्ट एंड सोल का मतलब हो गया होल हार्टेडली। इसका एक और इडियम है जो सेम मीनिंग टाइप का है, वो है बॉडी एंड सोल। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो इसका एंटोनिम हो गया बेमन से, अनविलिंगली, या फिर रिलक्टेंटली। अनविलिंगली एंड रिलक्टेंटली, ये एंटोनिम हो गया हार्ट एंड सोल का। बेमन से, अनविलिंगली, विल मतलब होता है इच्छा,
ठीक है, एंड रिलक्टेंटली होल्ड समवन टू रैंसम। बेटा रैंसम का मतलब फिरौती होता है। अब एक बात बताओ, जो फिरौती कोई देता है क्या वो मर्जी से देता है? नहीं। अगर आप किसी से जबरदस्ती फिरौती लोगे ना, है ना, खुशी खुशी थोड़ी देगा। इसका मतलब किसी को फोर्स करना ऐसा काम करने के लिए जो वो विलिंगली नहीं करना चाहता है। कई बार देखते हैं जो हमारे बच्चे होते हैं, दे होल्ड अस टू रैंसम। मुझे ये चाहिए तो चाहिए भाई, मेरी औकात नहीं खरीद के देने की, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। वही तो है होल्ड समवन टू रैंसम। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के बगैर उससे वो काम कराना। देखो इल एट ईज, बेटा एट ईज का उल्टा हुआ इल एट ईज। एट ईज का मतलब होता है आराम से, कंफर्टेबल। तो इल एट ईज क्या होगा? अनकंफर्टेबल, है ना, नॉट फीलिंग इजी। इसका एक और सिनोनिम है फिश आउट ऑफ वाटर। सोचो, फिश को वाटर के बाहर रख दोगे तो कैसा फील करेगा वो? हाँ भाई, छटपट छटपट करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, राइट। तो इसका एंटोनिम आई थिंक स्नग होगा। देखना, इसका एंटोनिम में स्नग लगा सकते हो। कंफर्टेबल, स्नग, कोजी। कोजी का मतलब होता है वार्म एंड कंफर्टेबल, ठीक है ना। क्लियर? बताओ। इन अ फिक्स, भाई मैं तो फंस गई, आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको मैं कैसे कह सकती हूँ ईडियम में? आई एम इन अ फिक्स। देखो, इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इसको आप एक और ईडियम लगा सकते हो, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसको आप ये भी कह सकते हो कैच 22। लेकिन दो इडियम अभी मैं यहां छोड़ रही हूं क्योंकि एक और जगह वो रिपीट हो जाएगा। बिटवीन स्किला एंड कैरिब्डस, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है, और भी है। सो इडियम्स याद रखना बेटा, इडियम्स में आपसे इन अ फिक्स सीधा सीधा मीनिंग भी पूछ सकता है। क्या मीनिंग है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। या आपको एक सेंटेंस दे देगा कि जैसे आप कह दूं मैं कि माई एग्जाम एंड माई सिस्टर्स वेडिंग, बोथ माई एग्जाम एंड माई सिस्टर्स वेडिंग वर ऑन द सेम डे। आई वॉज डैश, आपको दे देगा इन अ फिक्स, आई वॉज चीक बाई जॉल, आई वॉज सो एंड सो, कुछ भी चार ऑप्शन दे देगा। अब बताओ, आपके सिस्टर का मैरिज और आपका एग्जाम दोनों सेम डे है, तो आप तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना, तो इन अ फिक्स होगा ना। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सीधा पूछ लेंगे मीनिंग, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको वो ऐसे देंगे कि आप उसका ऑप्शन में देख के समझोगे कि कौन सा जो इस सिचुएशन में फिट होगा, ठीक है। बेटा वॉयज का मतलब होता है जर्नी बाय शिप, यहां पे कैसे हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट आओ, चीक बाई जॉल। बेटा चीक ये गाल होते हैं, और जॉल जो होते हैं ना, जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो ये गाल ऐसे लटक जाते हैं, है ना, जैसे मेरे भी लटक जाएंगे 10 साल बाद ऐसे। तो चीक बाय जॉल का मतलब है एक का चीक दूसरे के जॉल से चिपका हुआ है, यानी इतना पास पास, ठीक है। क्लोजली लिंक्ड, देखो ना, इंटीमेट होना यानी एकदम पास पास होना। तो चीक बाय जॉल का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीमेट, है ना, इंटीमेटली लिंक्ड यानी कि बहुत अधिक घनिष्ठता होना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ड्रैकोनियन लॉ। बेटा ड्रैकोनियन लॉ है ना, आपको मिडिल ईस्ट में दिखेगा। चोरी किया तो हाथ काट दो, लड़की को छेड़ा तो फांसी पे लटका दो वहीं चौराहे पे, ताकि बाकी लड़के संभल जाए, है ना, रेप किया तो गोली मार दो। तो ये सब क्या है? ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा प्यूनिटिव लॉ होते हैं। प्यूनिटिव का मतलब होता है बेटा वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, यानी कि जो दंडात्मक होते हैं, कहते हैं दंड देने वाला, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव लॉ होते हैं।
यहां पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं मानी जाती। ये एंटोनिम है क्या? सुधारात्मक का, यानी प्यूनिटिव लॉ का उल्टा क्या हुआ? रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव लॉ। ठीक है, ड्रैकोनियन का उल्टा हुआ रिफॉर्मेटिव, यानी जो रिफॉर्म करने वाला लॉ होता है वो रिफॉर्मेटिव लॉ होता है। ठीक है, समझ में आया? वो पिटअप, इसका मतलब भाई शोर मचा के मजा करो, एकदम ऐसा कि बिल्कुल नॉइजी जो सेलिब्रेशन होता है, जैसे आप 31st को करते हो, जैसे होली में करते हो, है ना? To enjoy yourself in a noisy and excited way on 31st of December, they just whoop it up. इसका मतलब होता है सेलिब्रेट करते हैं पूरे धूम धड़ाके के साथ, पूरे शोर शराबे के साथ। जैसे देखते हो ना दारू पी के लोग शोर मचाने लगते हैं, वही whoop it up. Reap the whirlwind, बेटा इसका पूरा जो इडियम है वो ये है, मैं समझाती हूं। Sow the wind, पूरा जो इसका इडियम है, एंड फिर उसके बाद है रीप द whirlwind। इसका पूरा मतलब क्या है? सो का मतलब बोना, यानी आप रोपोगे क्या? विंड को, और पूरे तूफान चक्रवात वर्ल्ड विंड को काटोगे, यानी छोटी गलती का बहुत बड़ा हर्जाना भरना। यानी विंड को बो रहे हैं और वर्ल्ड विंड यानी तूफान को काट रहे हैं, यानी टू सफर बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स दैट यू मेड इन द पास्ट। यानी बोए थे क्या? कहते ना बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, वही चीज है कि अगर आप विंड को बोओगे ना तो वर्ल्ड विंड यानी तूफान को काटोगे, यानी छोटी सी गलती भी करोगे तो बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, यानी तूफान का मुकाबला करना। भाई सक्सेसफुल होने के लिए यू विल हैव टू वेदर द स्टॉर्म, है ना? भाई इतना आसान नहीं है ये, दिस इज नॉट दैट इजी, यू विल हैव टू वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब हो गया टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और उससे बिना हार्म्ड हुए बाहर निकल जाना। तभी तो मैं कह रही हूं सक्सेसफुल हो चुके हो तब बताओगे कि भाई इट वॉज नॉट दैट इजी, आई हैड टू वेदर द स्टॉर्म। मुझे तूफान का, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, राइट? इसका मतलब टू डील विद सम प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू कम आउट सक्सेसफुली। विसल इन द डार्क, देखते हो कुछ लोगों को अंधेरे में सीटी बजाते हुए जाएंगे, दिखाएंगे देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। वो दिखावा करते हैं कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। सो विसल इन द डार्क का मतलब ही है प्रिटेंड, यानी दिखावा करना कि भाई मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। यानी अंधेरे में कोई अगर विसल करके निकल रहा है तो उनको निडर या बहुत बहादुर समझने की गलती मत करना, वो अपना डर छुपा रहा है, ठीक है? तो विसल मतलब होता है सीटी बजाना इन द डार्क, यानी कि टू प्रिटेंड दैट यू आर नॉट अफ्रेड। हिट द सैक, इसका मतलब है सोने जाना। अब इसमें भी एक इडियम में भी एक ग्रामर का मिस्टेक आता है, गो टू द बेड कई लोग लिख देते हैं, बेटा गो टू द बेड नहीं होगा, गो टू बेड होगा। सोना, हिट द सैक एंड गो टू बेड, इसका मतलब होता है सो जाओ, गो टू बेड नाउ, राइट? ये है हमारे 45 वोकैबुलरीज, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरीज, कुछ सिनोनिम था, कुछ उसके एंटोनिम हमने लिखे। इस तरह से आपको 20 शीट्स प्रोवाइड होते हैं हर बैच में, ठीक है? इसके अलावा जो जिफ वोकैब है, जो आप विजुअल वोकैब कहते हो, वो 5-6 शीट्स होंगे। कुछ आपके स्टोरीज जो पहले कराए हुए हैं मैंने केडी लाइव में, वो स्टोरीज वाले वोकैब वो भी लोड होंगे। तो कुछ इसमें आपको लाइव मिलेगा, कुछ आपको पहले के रिकॉर्डेड मिलेंगे वोकैबुलरी। आप देखोगे 3 से 4 हज़ार वोकैबुलरी बड़े आराम से कवर्ड होंगे। इसीलिए बैच नंबर 47 में ये लोड हो जाएगा, और कल फिर से बैच नंबर 47 का डेमो क्लास चलेगा, ठीक है? वोकैबुलरी शीट नंबर ये जो मैंने आज कराया है आपको, वो शीट नंबर 9 है। और अगर आपको कोई भी बैच लेना है बेटा तो आप देख लेना, आपको पूरा प्रॉपर बैच के इंफॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएंगे। बैच नंबर 47 आया है नया, ये 11 नवंबर को शुरू हुआ है। आज हालांकि सारे टीचर्स की छुट्टी थी, फिर भी मैंने ले लिया, और
स्पोकन का जो बैच आया आज शाम को, थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था, तो इसका भी डेमो चल रहा था बैच नंबर 23 का, वो आज नहीं हो के अब कल होगा 8:30 बजे। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच है जो लाइव प्लस वीओडी है, ये 1500 का है, जिसमें आपको जो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा वो पूरा कंप्लीट इस बुक का रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। और जो लाइव में करा रही हूँ वो बिल्कुल नए अलग डिफरेंट टाइप के सेंटेंस करा रही हूँ, ताकि आपके पास दुनिया भर के सेंटेंसेस हो जाए, इतने सेंटेंसेस कि आप अगर उनको भी ढंग से बोल लो तो आपको स्पोकन आराम से हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो, जो मैं सजेस्ट करूंगी सब ले लो, क्योंकि अगर आप मेरा एसएससी का खाली इंग्लिश लोगे तो बेटा वो 2500 का पड़ जाएगा। अब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस लाइव प्लस वीओडी, मतलब आप अपने स्पीड में देखना वीओडी को, है ना, तो वो सारा जो मिलेगा आपको वो 400 में मिल जाएगा, 4000 में मिल जाएगा। इसमें आपको 300 प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी है, जिसमें एसएससी और अदर एग्जाम्स के फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी फ्री मिल रहा है। इसमें आपको सबका रिकॉर्डेड बैच, हर सब्जेक्ट का उसके जो रिकॉर्डेड बैच है, ताकि आप अपने स्पीड में देखना चाहो वो भी देख सकते हो। उसके बाद क्विज होते हैं, लाइव क्विज होते हैं हर टॉपिक के। ये पूरा कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इसमें इस बार मेरे साथ अजय राणा है, रीजनिंग में मोहित क्वात्रा है, जीएस में केडी कैंपस का ऑफलाइन टीम, जिसके सामने मुखर्जी नगर में कोई नहीं टिकता। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप बच्चों की भीड़ नहीं दिखोगे जो आप केडी कैंपस में देखोगे। ऑनलाइन तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आके हल्ला मचा के उन बच्चों को भी मूर्ख बना लेते हैं जो गांव में बैठे तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ पता थोड़ी है। तो वो जो टीम है, जो मुखर्जी नगर का सबसे कॉम्पिटिटिव जो एजुकेशन प्लेस है, एजुकेशन से रिलेटेड हब है, वहां पे टिके हुए जो टीचर्स है, आप समझ सकते हो उनका लेवल। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपको 4000 में मिल जाएगा। आप अपनी मर्जी की अकॉर्डिंग देख लेना। चलिए, मेरी मुलाकात आपसे कल होगी 6 बजे, और मैं पढ़ा रही थी यूट्यूब में, वर्ब पढ़ा रही थी, तो कल वर्ब में मुलाकात होगी बैच नंबर 47 के साथ और 1-2 और बैचेस के साथ। थैंक यू सो मच।